नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। हमारे दर्शक सीधे लाइव अपने घर से हमसे जुड़ते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है देश की बहस। भारतीय टेलीविजन इतिहास में ऐसा कोई शो नहीं है जहां पर दर्शक बहस के अंदर शामिल हो। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए। दो और विकल्प थे, लेकिन आपने इसे 60% वोट देकर आज की बहस का मुद्दा बनाया है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। बढ़ती आबादी अपने साथ समस्याओं और चुनौतियों का अंबार लेकर आती है। इसी की चिंता करते हुए याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, तो अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए जोरदार अपील की है। हालांकि देश में जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात उठी, उसका रास्ता रोकने के लिए मजहबी दलीलें भी गढ़ी जाती रहीं। उधर यूपी की योगी सरकार पंचायत चुनाव से पहले बड़े बदलाव करने जा रही है। 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। ऐसे में मांग उठने लगी है कि ऐसे कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनने चाहिए। एक बार फिर देश में सशक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग और मुहिम रफ्तार पकड़ चुकी है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर बहस होगी कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का वक्त आ गया है। बम विस्फोट से भी खतरनाक जनसंख्या विस्फोट। देश सह रहा है जनसंख्या विस्फोट का बोझ। सख्त कानून बनाने की फिर उठी मांग। अब बने जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून। भले ही भारत दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला देश कहलाता हो, लेकिन जनसंख्या का बोझ भारत के विकास के लिए खतरनाक होता जा रहा है। जबकि कुछ लोग मजहबी दलीलें देकर भी जनसंख्या की रफ्तार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वक्त आ गया है कि अब सख्त कदम उठाए जाएं और जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। इसी मुहिम को बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की वकालत की है। जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते, जो समाज में सेवा करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम सबसे पहले वो उस नियम को पालन करें। तो मेरे ने निवेदन किया था योगी जी से कि ऐसा नियम दूसरे प्रदेश में ये बनाया जाए कि 2 से ज़्यादा बच्चे जिसके हों वो पंचायत चुनाव न लड़ पाए। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव नवंबर 2020 में प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना काल के चलते चुनाव आगे तक के लिए टल सकते हैं। इन्हीं चुनाव में मांग हो रही है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, उन्हें ही चुनाव में खड़े होने दिया जाए। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय पहले ही PIL दाखिल कर चुके हैं। जमीन हमारे पास दुनिया की मात्र 2%, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% और जनसंख्या दुनिया की 20%। आप जरा सोचिए कितना बड़ा हाहाकार होने वाला है भारत के अंदर। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर 13 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जिसमें गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय का जवाब दाखिल होना बाकी है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई थी। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2030 के बीच भारत सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन को भी पीछे छोड़ देगा और भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि क्या देश में सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, वरना विकास की गाड़ी का पहिया जाम हो जाएगा। तो कोरोना काल में और महत्वपूर्ण हो गई है बहस। खाने के लिए मुंह बहुत हैं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का संकट भी बड़ा है और उसके लिए बेरोजगार हाथ भी बहुत है। लेकिन अगर हम इसी तरह से जनसंख्या बढ़ाते रहे तो आने वाले समय में हमारा क्या हाल होगा। एक अनुमान के मुताबिक हमारी 50% समस्याएं खत्म हो सकती हैं अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण करना सीख जाएं, जैसा चीन ने किया था। चीन एक ऐसा देश जिससे मैं हमेशा ये कहता हूं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन दुश्मन भी अगर कोई अच्छा काम करे तो ये सीखना चाहिए। ये रामचरित
रामचरितमानस में लिखा है, ये महाभारत में लिखा है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का वक्त आ गया है? देखिए हमारा सवाल ए हाँ और बी नहीं। आप सीधे हमारा जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना बहुत आसान है। हमारा ट्विटर हैंडल भी आप जानते हैं, फेसबुक पेज पर भी जाकर राय दे सकते हैं। और इस शो के दौरान हम आपके वोट क्या कहते हैं ये भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ अपनी राय या सवाल अगर आपका कोई है तो उसका वीडियो बनाकर हमारे साथ हमको व्हाट्सएप करें। ये भी कहें कि आप अगर शो से जुड़ना चाहते हैं 9711002266 पर। मेरे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आज उनका होना मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, इसीलिए शायद बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि इसकी समस्या क्या है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये पिटीशन करी है जिस पर हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि उनकी पिटीशन को मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, केंद्र सरकार इस पर जवाब अभी तक नहीं दे पाई है। अतिरिक्त वक्त मांगने के बाद भी जवाब नहीं दे पाई, तो क्या ऐसे में फैसला आ जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, और मेरे साथ असीम वकार साहब है जो कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप सब आम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आप जानते हैं मेरा देश का इकलौता ऐसा शो है जिससे दर्शक भी जुड़ते हैं। सीधे चलता हूं मुरादनगर में मनीषा त्यागी जी के पास। मनीषा त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए? दीपक जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भारत को इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। देखिए, जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे हमारे देश का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई तंत्र, कोई GDP मैच नहीं कर रही है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में भले ही हम ओलंपिक में मेडल ना जीते, भले ही हमारे देश की GDP जो पहले से ही कम है और कम हो जाए, लेकिन हम एक चीज़ में नंबर 1 होने जा रहे हैं, वो है देश की जनसंख्या। ये बड़ा सोचने का विषय है। और मैं यहाँ पर एक देश का नाम लेना चाहूँगी जिसकी आबादी लगभग 86 करोड़ है, वो है स्विट्जरलैंड। और वहाँ प्रति व्यक्ति जो आय है वो लगभग $75,000 है, जो भारत की भारतीय मुद्रा के हिसाब से अगर देखी जाए तो 45 से 50 लाख के करीब आती है। तो इससे हमें ये सबक लेना पड़ेगा कि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसकी आबादी नियंत्रित हो। तो ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही मनीषा, यहीं से मैं बहस को आगे बढ़ाता हूँ। सीधे मैं चलता हूं यहां से मौलाना साजिद रशीदी जी के पास, उसके बाद काउंटर के लिए अश्विनी उपाध्याय जी को लाऊंगा। मौलाना साजिद रशीदी, देश की सिचुएशन हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या आपको नहीं लगता ऐसे हालात में एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए? देखिए, अगर आप 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे देख लें तो शायद आपको पता चल जाएगा कि 2005-2004 के मुकाबले में बच्चों की पैदाइश में कितनी कमी आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि 2004 और 5 में ये पैदाइश की जो परसेंटेज थी 3.4 था, लेकिन अभी 2015-16 में जब ये दोबारा सर्वे हुआ तो ये घटकर जो है 2.6 हो गया, यानी करीब एक पॉइंट जो है गिरावट आई है। तो आप कौन से जनसंख्या नियोजन की बात करते हैं भाई? जो लोगों में तालीम आती जा रही है, सवाल है क्या कानून बनना चाहिए, हाँ या नहीं? बड़ा सीधा सवाल है, मैंने आपको तसल्ली से सुना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मुझे पता नहीं आप कौन सी रिपोर्ट, कहाँ की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं जिसमें आप 3.46 किसके मुकाबले 2.6 हो गया, किसके मुकाबले किससे क्या कंपेयर कर रहे हैं? मुझे पता नहीं, आप गन्ना और केला को कंपेयर कर रहे हो। मेरी बात तो आपको समझ में आती नहीं, कभी नहीं आई, आज क्या आएगी? सर देश को समझा दीजिए, मेरे समझाने से कुछ नहीं जाता। तो मुझे बताइए कानून की जरूरत है, हाँ या ना? आप बहरे तो है नहीं, मैंने जो आपको बताया है, आपके कान भी खुले हुए हैं। मैंने आपको बताया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है 2005 में जो हुआ था, फिर 2015 में हुआ। मेरा सीधा सवाल है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का क्या सोचना है, हाँ या ना? कानून या तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरे प्यारे, मेरे भाई, मैं आपको ये कह रहा हूं
कि आप देख लीजिए जो सर्वे आ रहे हैं सरकारी, वही कमी बता रहे हैं। सर्वे कार्ड तो लेके आप मत छुपिए, इसमें कौन सा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं? चाहिए या नहीं? मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज। अरे मौलाना साहब, फिर आप आ गए, जलेबी बनाने लगे। क्यों जलेबी बनाते हैं? साहब बताइए ना, कानून आना चाहिए या नहीं? मैं जलेबी नहीं बना रहा हूं, मैं जलेबी नहीं बना रहा हूं। वैसे जलेबी बनाने के लिए भी मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, वो खुद फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें कानून की जरूरत कहां से आ गई भाई? मतलब कानून की जरूरत नहीं है फैमिली प्लानिंग, मतलब जनसंख्या नियंत्रण के कानून की जरूरत नहीं है। मौलाना फैमिली प्लानिंग लोग खुद ही करते हैं। ये खुद मेरा अपना स्वार्थ नहीं है। यही ब्रेकिंग न्यूज है ना मौलाना साजिद रशीदी की, जनसंख्या नियंत्रण के कानून की जरूरत नहीं है। ये मेरा अपना ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना सोचना है कि आप इस पर कोई कानून मत ला दिए ट्रिपल तलाक की तरह। जैसे ट्रिपल तलाक की तरह आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद फिर एक कानून ला दिया है, ऐसे ही एक दूसरा कानून जनसंख्या पर मत ला दिए। बताने के लिए कहा था इस देश को जिस चीज की जरूरत है उस पर बात कीजिए। इस देश को कारोबार दीजिए, इस देश को रोजगार दीजिए, इस देश को नौकरियां दीजिए, इस देश की जीडीपी ऊपर लाइए, इस देश में जो भुखमरी है उसको खत्म कीजिए, इस देश में जो दवाइयां नहीं है उसको पूरा कीजिए, हेल्थ सेक्टर में कितनी कमियां हैं वो पूरा कीजिए, जजेस की जो कमियां हैं उनको पूरा कीजिए। 3.5 करोड़ पेंडिंग है, 10 की जगह 1000 बच्चे पैदा होते हैं और आप 10 के लिए अरेंज करते हैं, 23 लाख 1000 और हो जाते हैं। हमारे पास जजेस हैं सर। अरे मेरे भाई, जो जरूरी है उन पर बहस कीजिए ना सर। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई आपसे बच्चों के लिए खाने के लिए मांगने के लिए आता है क्या? क्या आप हमारे बच्चों को खाने के लिए दे दो? कौन मांगने आया है आपसे भाई? क्यों पैदा कर अरे जो बच्चे पैदा कर रहा है वो पालेगा भी उनको। तर्क दे रहे हैं आप, पालने वाली जात तो ऊपर अल्लाह की है। आदमी ऐसा तर्क दे रहे हैं, ऐसा तर्क दे रहे हैं कि मतलब कोई आपसे खाने के मांगने के लिए आता है। आपसे कोई मांगने आया है? पैदा करे जाएं कि इस देश में कोई भी बच्चा मांगने आया है कि मुझे दे दो मेरे क्यों बच्चों के लिए? हालात पैदा करे जाएं कि इस देश में कोई भी बच्चा खाना मांगे, भीख मांगे। अरे देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उसके बारे में सोचिए। देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उसके बारे में सोचिए। कितने बच्चे कुपोषण से मरते हैं, कितने बच्चे भूखमरी से मरते हैं, आप उसके बारे में सोचिए ना। मैं आपसे बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं बहुत छोटे किस्म का पत्रकार हूँ। आप लोग तो कई बार कुछ भी बोल देते हैं, मैं आपको बताता हूं, मेरे भाई, आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़े आदमी हैं। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़े आदमी हैं। फैक्ट बता रहा हूं। आपका मुकाबला तो आज के वक्त में हो ही नहीं सकता। मैं जनता की अदालत जर्नलिज्म की तारीख में आपसे अच्छा जर्नलिस्ट नहीं है कोई भी। की काबिलियत नहीं है। भारत की जमीन दुनिया में 2% है। अच्छा जर्नलिस्ट नहीं कोई आज के टाइम में। का पानी 4% है और हमारी आबादी 20%। दुनिया के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए आप देते हो तो क्या? जमीन हमारे पास है 2%। अरे पानी आप देते हो क्या? जमीन के मुकाबले पीने का पानी, पानी के मालिक आप हो। 96% अब पानी कहीं और है। आप मुझे बताओ, पानी के मालिक आप हो या जमीन के मालिक आप हो? नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। आज भी साबित हो गया कि आप उल्टा ही बोलते हैं। पानी के मालिक आप हो क्या? ये हवा जो चल रही है इसके मालिक आप हो क्या? ये सब ऊपर वाला देता है। ये मौलाना जितने इंसानों को पैदा करता है उनके लिए रोजी रोटी पहले उतार देता है। वहां पे कुदरती बिरयानी गिरती थी, यहाँ पे तो हमको बिरयानी बनाने के लिए पहले मसाला पीसना पड़ता है, फिर चिकन लाना पड़ता है, फिर चावल लाना पड़ता है और आप जैसे भूखों को नहीं मिलती थी, हमें तो मिलती थी। जी के पास अश्विनी जी, मौलाना साहब के हिसाब से कानून नहीं थोपना चाहिए, क्यों थोपना चाहिए बता दीजिए इनको। दीपक जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में भारत का संविधान है और ये अगर ये संविधान को मानते हैं तो संविधान का शेड्यूल 7 पढ़ें, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून, फैमिली प्लानिंग कानून बनाना सरकार का काम है, जो सरकार ने नहीं बनाया। संविधान का शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 20A, मैं इनको कहूंगा संविधान को देखें। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। ये कह रहे हैं कि कोई खाना मांगने आता, क्यों? 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त का भोजन दिया जा रहा है, वो है क्या? वो क्या है 80 करोड़ लोगों को जो दिया जा रहा है भैया? और कमाने वाले 1, खाने वाले 10, ये क्या चलेगा? और पहली बात ये कि हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। 2019 में 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका था। भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां 100% आधार बना हुआ है। 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है।
125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, तो 25 करोड़ हो गए बिना आधार वाले, तो टोटल जनसंख्या हो गई 150 करोड़। और जहां तक चाइना से कंपेयर करते हैं, चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है और जनसंख्या वृद्धि की दर हमारी चाइना से 1.5 गुनी है। चाइना में पर डे 44,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसी लॉकडाउन में जो 22 मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, आज हम 1 सितंबर को बहस कर रहे हैं, 160 दिन हुआ है, 160 इंटू 70,000 पर डे, यानी 1.25 करोड़ बच्चे पैदा हो गए भारत में इसी लॉकडाउन में। इजराइल की जनसंख्या 90 लाख है और हमने 1.25 करोड़ पैदा कर दिए। इसका मतलब अगले 15-20 दिन के अंदर आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा। 1.5 गुना हम एक इजराइल पहले पैदा कर चुके हैं। प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, शांत रहिए। एक इजराइल हमने इसी लॉकडाउन में पैदा कर दिया। आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा कि भाई इतने बच्चे क्यों पैदा हो गए। अमेरिका में पैदा होते हैं पर डे 10,000 बच्चे। अरे सुन लो भैया, सुन लो प्लीज, प्लीज सुन लो मौलाना जी, आप केवल वही पढ़ते हो जो उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। सुनिए, अमेरिका में पर डे 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, भारत में पर डे 70,000, यानी अमेरिका का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना और भारत में बच्चे पैदा हो रहे हैं अमेरिका के 7 गुना। कहां से आएगा रोटी, कहां से आएगा रोटी कपड़ा मकान? जब तक 2 करोड़ घर बनेगा तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। जब तक 2 लेन की सड़क बनेगी 4 लेन का ट्रैफिक सड़क पे आ जाएगा। जब तक 1 हॉस्पिटल बनेगा तब तक 20 हॉस्पिटल के लोग और आ जाएंगे। कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। चलो आप गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर सारे जेल में सर्वे कर लीजिए। मैं चलता हूं बेरोजगारी, कुपोषण और भुखमरी का जो असल मामला है उसको तो आप बता ही नहीं रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। ओ दाढ़ी बाबा, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सबका सब आपके उल्टे सीधे कानून लाने से हो रहा है, उल्टी सीधी सरकार चलाने से हो रहा है। आप सरकार चला नहीं पा रहे हैं, जेल में आप हिंदुस्तान के नागरिकों को नहीं दे पा रहे हैं रोजगार, नहीं दे पा रहे हैं उनको नौकरियां, नहीं दे पा रहे हैं उनको कारोबार, नहीं दे पा रहे हैं उनको खाना पाना, नहीं दे पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मौलाना साजिद साहब, आप जब भी बोला करें थोड़ा समझदारी से बोला करें। अनुराग भदौरिया जी 1 मिनट आपके पास और फिर मैं गोपाल भाई के पास जाऊंगा। अनुराग भाई का टाइमर चला दो क्योंकि अनुराग भाई नॉन स्टॉप बोलते हैं। अनुराग भाई बताइए क्या कानून बनना चाहिए? आपका 1 मिनट का टाइमर चल रहा है अभी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सब तरह से फेल होने लगती है, उसे लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, देश को रोजगार नहीं दे पा रही है, देश में कोरोना काल नहीं रोक पा रही है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक शगुफा लेके आती है। 2014 में जब इलेक्शन लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो उसको ये मुद्दा रखना चाहिए था ना कि हम देखो देश का विकास नहीं कर पाएंगे, देश की जनसंख्या ज्यादा है, जैसी मैं सरकार में आऊंगा पहले जनसंख्या कानून बनाऊंगा। तब अच्छी बात थी ना। आज चौबे जी गिना रहे हैं कि ये कमी, ये कमी, ये कमी, तो मैं कह रहा हूँ ये तो पहले भी मालूम था ना आपको, देश की जनसंख्या इतनी। तब आपने क्यों बोला था हम आएंगे देश को, हम कितने ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे देश की, देश के हर व्यक्ति हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, हम आएंगे उसमें हम 15 लाख रुपए हर एक के खाते में भेज देंगे और देश सोने की चिड़िया दोबारा से बन जाएगा। हमें प्राउड होगा कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया। आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? तब तो हंसते थे डीजल पेट्रोल की कीमत पे भी बोलते थे कि डीजल पेट्रोल की कीमत ज्यादा, आज तो डीजल पेट्रोल से भी आगे निकल गया। आप ये देखो ना कि आपने जो वादा किया था वो जनता के साथ कौन सा पूरा किया? जो आप वादा करते हो पूरा नहीं करते, खाली इश्यू को डाइवर्ट करने की बात करते हो। क्या इलेक्शन लड़ने के टाइम ये आपको नहीं पता था कि देश की जनसंख्या कितनी है और देश को आपने जो वादे किए थे क्या पूरे कर पाए? आज आर्थिक व्यवस्था हम कितने पे चले गए? 23.9। ठीक है, टाइम आउट अनुराग जी, आपने अपनी बात रख दी, आपका टाइम आउट। सीधे जाता हूँ गोपाल अग्रवाल जी के पास। गोपाल अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं कि आप शगुफा छोड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर गृह मंत्रालय ने और कानून मंत्रालय ने अपने जो जवाब दाखिल करने थे वो नहीं किए हैं। बीजेपी का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या स्टैंड है? और पिछली बार इसको बकायदा प्रधानमंत्री लाल किले से एड्रेस कर चुके हैं। आज आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आपको नहीं लगता कि कोविड के संकट काल के बाद जब हमारे पास संसाधन कम होंगे, और संसाधन वैसे ही हमारे पास कम है, जिस अनुपात में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, इस कानून को बनाने की जरूरत है? देखिए दीपक जी, आज अभी 3 लोगों को हमने सुना, उसमें जो मौलाना साहब तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो पता नहीं कहाँ की कहाँ बात डाइवर्ट कर रहे थे, और जो भदौरिया साहब कुछ और ही विषय पे अर्थव्यवस्था और कहाँ चले गए। सबसे ज्यादा प्रमुखता से और स्पष्ट रूप से और लॉजिकली अपने आप को स्टैब्लिश करते हुए अश्विनी उपाध्याय जी ने अपनी बात रखी है।
तो इससे स्पष्ट है कि इस देश में जनसंख्या की समस्या बहुत गंभीर है, बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, सब लोग सब जगह चर्चा हो रही है। मैं नोएडा आसपास रहता हूँ, यहाँ तो बड़ा आंदोलन की तरह मास मूवमेंट भी चल रहा है। तो हमारे को ये बात स्पष्ट है कि जनसंख्या में कुछ ना कुछ कंट्रोल करना है। अब इसको ऑर्डिनेंस लाना है, कानून बनाना है, या अवेयरनेस क्रिएट करना है, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है, यह सरकार का पहलू है। जहां तक समस्या है, इसके बारे में हम पूरी तरह से वाकिफ है कि यह देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए करना चाहिए, यह सब लोग मान रहे हैं। कानून और ऑर्डिनेंस और इसकी बात सरकार करेगी, क्या सोचते हैं, क्योंकि डिस्कशन भी करना होता है। ठीक है, आपने बड़े साफ बोल से कहा कि सरकार को लगता है करना चाहिए, लेकिन अनुराग भाई मैं आपको बता दूं, आपने जितनी देर बोला है आपका ऑडियो नहीं गया है, क्योंकि मैंने बोलने के लिए गोपाल अग्रवाल जी को बोला था और जब तक आप बोल रहे थे आपका पूरा ऑडियो गया था। आप बताइए, आपकी जहाँ सरकारें हैं, जहाँ सरकारें आपकी 20 सेकंड मुझे और दे दीजिए। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में क्या कानून आपने बनाया है? ना मैं आता हूँ, फिर आता हूँ गोपाल भाई, मैं फिर आता हूँ। मेरे साथ यकीनन मेरा भी पूरा टाइम आप बताइए कानून। सर मैंने दोनों को एक मिनट दिए थे, मैं फिर आता हूँ। ये तो बड़ा हल्ला मचाने वाले लोग हैं। और अनुराग भदौरिया जी कभी ब्रेक लगा लिया करिए, आपकी पार्टी का सिंबल ही साइकिल है, आपकी ब्रेक फेल साइकिल है, ब्रेक फेल साइकिल। सरकार में 7 साल आए हो गए, ब्रेक फेल साइकिल सिर्फ महाराज जी को ऑडियो जाएगा। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, आपको क्यों लगता है कि ये कानून आना चाहिए? देखिए दीपक जी, मुझे तो बहुत पहले से ये लग रहा है, 22 साल से मैं लगातार चिल्ला रहा हूं कि भारत को कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। जिस तरह से चाइना ने कानून बनाया है, हमें उससे भी ज्यादा कठोर कानून की जरूरत है। ये भारत में फैलती हुई जो आबादी है, ये बहुत जल्दी इस देश को गृह युद्ध में झोंक देगी और ये देश सीरिया बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा, इराक बन जाएगा, जहां केवल और केवल बम, गोले और हथियार होंगे। क्योंकि यहां अपराधियों की, मैं किसी धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं, मौलाना साहब चाहें तो अपने धर्म से जोड़ सकते हैं, लेकिन फैक्ट यह है कि यहां भूखे नंगे लोगों को बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर आबादी बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये भूखे नंगे लोग इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी यहां चीन की तरह कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी, उन्होंने आपको साफ तौर पे कहा कि कुछ लोग हैं यहां पर जो यहां पर जानबूझकर जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं और आप जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। अगर कोई अच्छी काम हो, पंडित जी से पूछिए कितने बच्चे हैं इनके? दलित लोगों को, दलित पाकिस्तानियों को नागरिकता देने के लिए उसके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, उसके खिलाफ भी खड़े हैं आप। इसके अलावा 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाए सरकार, उसके खिलाफ भी आप अभी बोल रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर बने तो आप जैसे लोग बोलते हैं 400 साल बाद गिर जाएगा। देखिए ऐसा है, देखिए दीपक चौरसिया भाई, एक बात समझ लीजिए, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने की बात कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, इनका दर्द ये नहीं है कि ये आबादी बढ़ती जा रही है। इनका दर्द ये है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। इनसे पंडित जी से पूछे कितने बच्चे हैं इनके। अरे जिन्होंने बच्चा पैदा करके नहीं देखा, जिनके बच्चे ही नहीं है, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं। मुसलमानों वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं। अरे भाई शादी तो करके देखो, बच्चा क्या होता है, बच्चे से प्यार क्या होता है पता चलेगा आपको। शादी तो करके देखो, आपको पता चलेगा बच्चा क्या होता है, बच्चे से प्यार क्या होता है, बच्चा किसको कहते हैं, आपको क्या पता? आपको क्या पता भाई? आपने शादी नहीं की, आपने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, आपको क्या पता बच्चा क्या होता है? आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, सारे रंडवे मिलकर जनसंख्या कानून की बात कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। हम अच्छे बच्चे पैदा करना चाहते हैं जो अच्छी दुनिया बने। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। उस आदमी को बिल्कुल हक नहीं है जिसने शादी ना की हो, जिसने शादी ना की हो उसको हक नहीं बोलने का कि बच्चे पैदा मत करो। सर इस देश में प्रजातंत्र है जिसकी दुहाई आप जैसे दाढ़ी वाले ज्यादा देते हैं, उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। अब कहाँ गई अभिव्यक्ति की आजादी आपकी? मौलाना साजिद रशीदी, अब कहाँ गई आपकी अभिव्यक्ति की आजादी? क्या पता बच्चा किसको कहते हैं भाई? अब क्या हो गई? आपको क्या पता बच्चे का प्यार क्या होता है?
आपको क्या पता बच्चा कैसे पैदा होता है, बच्चा कैसे पाला जाता है, बच्चे के दुख दर्द क्या होते हैं, बच्चे के पालने में तकलीफें कितनी होती है, आपको क्या पता? पैदा कर देंगे। अरे भाई आपको क्या पता? एक मिनट आपकी तो नस्ल खत्म हो जाएगी। महाराज जी मैं आपके पास आऊंगा, मौलाना साहब नहीं तर्क दे सकते, इसके अलावा तर्क नहीं होंगे इनके पास। मैं कई साल से इनके साथ डिबेट कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। आप इनसे गन्ने की बात करेंगे, एग्जाम्पल देंगे केला का, छोड़ दीजिए इनको। मैं सीधे गोपाल अग्रवाल जी के पास जाता हूं। गोपाल अग्रवाल जी, देखिए इस बात पर भी विरोध आ रहा है। मौलाना साजिद रशीदी बोल रहे हैं कि कई मुसलमानों को संकट में खड़ा करने के लिए, उनकी आबादी कम करने के लिए कानून तो नहीं लाया जा रहा। आप बताइए, आप एक अर्थशास्त्री भी हैं, कितना भार पड़ता है अगर जनसंख्या? मैंने ऐसा नहीं कहा, आप गलत सवाल नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है मौलाना जी, अब शांत हो जाइए। सिर्फ गोपाल अग्रवाल जी को ऑडियो जा रहा है। हाँ, देखिए सबसे पहली बात है कि जब भी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, कौन कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी को रोकने की बात है, कानून ला रहे हैं? ये जो मौलाना साहब इतने बौखला रहे हैं, यहाँ से खुद स्पष्ट इनके स्टेटमेंट से नजर आ रहा है कि इनके क्या आने वाले समय में इनके क्या ख्वाब हैं और किस तरफ ये देश को ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ट्रिपल तलाक की बात आपने कही, धारा 370 की बात की, सीएए की बात करी, भदौरिया जी ने कहा था कि हमने कौन सी चीज अपने मैनिफेस्टो में जो की है वो नहीं की, सारी तो हमने इम्प्लीमेंट करी है। धारा 370, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, उसके बाद जो ट्रिपल तलाक और पूरी तरह से जो भी बात है। अभी हमारे एजेंडा में और भी चीजें हैं जो कि हमारे मैनिफेस्टो में है। उसको कैसे करना, कब करना, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कंसेंसस बिल्ड होना पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी हम लोगों ने बात की है। ये सारी चीजें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को, मजबूत राष्ट्र को खड़ा करने के लिए आवश्यक है। और जनसंख्या नियंत्रण में केवल मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि इनके जो पूरा मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनके पूरी देश में हालत इतनी बुरी है। 60 साल कांग्रेस ने इनके और मौलाना जैसे नेताओं ने मुसलमानों के लिए कहा कि हम खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। क्या करा? सच्चर कमेटी ने इनकी कच्चे चिट्टे खोल दिए। केवल राजनीतिक सत्ता अपनाने के लिए संख्या बढ़ाओ, चाहे इमिग्रेशन करवा लो, बाहर के लोगों को ले आओ, यही सब किया ना। तो इस तरह के देश नहीं चलता। देश में एक निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष कानून चलता है, वो धर्म के आधार पे बदल नहीं सकते। जो धर्म के आधार पे ये नहीं चलेगा कि इस धर्म के लिए जनसंख्या कानून लाओ और उसके लिए कोई छूट दे दो। ठीक है गोपाल जी, आपने बिल्कुल पॉइंटेड बात कही। आगे मैं बताऊंगा कि संसाधनों पर कितना असर पड़ता है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। मौलाना साहब रुक जाइए, पूरी फुटेज आप दिखा जाएंगे। असीम बकार जी भी जुड़े हुए मेरे साथ, उनसे एक सवाल पूछ लो। मैं असीम भाई के पास जाऊं उससे पहले लल्लन मिश्रा के पास चलता हूं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, उसी राज्य जहां पर मैं पैदा हुआ हूं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से मेरे साथ लल्लन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। लल्लन मिश्रा जी बताइए, आपका क्या मानना है, कानून बनना चाहिए? दीपक जी, बड़ा ही मुझे चर्चा को सुनने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मौलाना साहब इस विषय पे भी विरोध कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मौलाना साहब सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय पे, जिसपे कोई विवाद का विषय ही नहीं है, जिसको सभी लोगों को एक मत से जिसको कहना चाहिए कि वो कानून बनेगा, उस पे भी मौलाना साहब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे उसको करने के लिए उसको विरोध कर रहे हैं। दीपक जी, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से आपकी ऑलमोस्ट काफी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। आपका भूखमरी की समस्या, एजुकेशन की समस्या, आज की जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब कुछ आपकी सिर्फ इस जनसंख्या नियंत्रण से आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अगली बार आप टीवी पे बात करें, अपने फोन को इतना ज्यादा मत हिलाएं। आपको ऐसा लग रहा था आपके घर में भूकंप आ रहा है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई लल्लन मिश्रा। सीधे मैं चलता हूं असीम भाई के पास। असीम भाई, अच्छा हुआ आप हमसे फोन पे जुड़ गए, क्योंकि आपके साथ कनेक्टिविटी का इश्यू हो रहा था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, तो ये बात आप खाली मुसलमानों से पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान में खाली मुसलमान तो रहते हैं। सर मैं मुसलमानों से कहाँ पूछ रहा हूँ, मौलाना साहब भी बैठे हैं, अनुराग भदौरिया भी बैठे हैं, गोपाल भी बैठे हैं, यतीनंद भी बैठे हुए हैं, अनुराग हमारे जो उपाध्याय जी भी बैठे हुए हैं, देश के कई सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, जिसमें मनीषा त्यागी हैं, अभिनव श्रीवास्तव हैं, भावेश कुमार हैं, लल्लन मिश्रा हैं, आप हैं।
मौलाना साजिद रशीदी है, हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के लोग हैं असीम वकार साहब इस बहस के अंदर। इसमें कौन है? सिख नहीं दिख रहा मुझे क्रिश्चियन नहीं दिख रहे, मुझे बौद्ध नहीं दिख रहे। असीम जी, मैं तो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। जो आप अभी सुनिए सर, वो जो अभी आप चला रहे थे, एक आंकड़ा चला रहे थे बिहार में, उसमें भी आपने पूरे आसिफ भाई आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैं एक बार फिर टेक्निकल टीम को कहूंगा कि आपका ऑडियो ठीक करें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उससे जुड़ी हुई। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत जल्द ही इस पर सुनवाई कर फैसला कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट ने 10 जनवरी को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय से जवाब मांगा, जिस पर 4 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी। अभी तक केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी लंबी खिंचने की संभावना कम है और माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो सकती है। अश्विनी उपाध्याय जी, चूंकि कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अपना जो जवाब है या काउंटर है वो दाखिल नहीं किया है, ऐसे में इस केस का लीगल स्टेटस क्या होता है? कैसे होगी आगे की कार्रवाई और सुनवाई अगर सरकार तटस्थ बनी रहना चाहती है तो? दीपक जी, जैसे हम लोग कहते हैं ना मौनम स्वीकार लक्षणम, तो ऐसे हमारे जस्टिस सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में एक डॉक्ट्रिन है, उसको बोलते हैं साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर आप जो हमारा पार्टी है जिसको हमने पार्टी बनाया, अगर वो साइलेंट है, इसका ये मान के चलते हैं कि इसका मतलब हमारी जो प्रेयर है वो उस पर एग्री कर रहा, सहमत है। अभी तक केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय का जवाब नहीं आया है, तो साइलेंस इज एक्सेप्टेंस वाली डॉक्ट्रिन यहाँ लागू होगी। इसका मतलब उनको हमारी पिटीशन, जो हमारी मांग है जनसंख्या नियंत्रण पे, वो तैयार है। इसीलिए मैंने 13 जुलाई को जब मैटर लगा तब भी यही कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि आप काउंटर का इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप बहस शुरू कर दीजिए। लेकिन 13 जुलाई को गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के वकील ने इस बहुत रिक्वेस्ट किया, हमको 4 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद 14 अगस्त को सुनवाई लगा हुआ था, जवाब नहीं आएगा। अब इसकी फाइनल हियरिंग होनी है, प्लीडिंग कंप्लीट है, जवाब आए तो, जवाब नहीं आए तो मामला सुनने फाइनल हियरिंग के लिए तैयार है। और इस पे एक दिन बहस होनी है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं होनी है, ट्रिपल तलाक जैसा कोई 1 हफ्ते नहीं चलना है, कोई इसको संविधान पीठ को नहीं सुनना है, इसको 2 जज या 3 जज सुन सकते हैं आराम से। हमने जो बेसिक डॉक्ट्रिन यही लिया है। आर्टिकल 14 कहता है सब लोग बराबर है, ये बराबरी वाला कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वो तब तक नहीं लागू हो सकता जब तक जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, वो सबको समान अवसर तब तक नहीं मिल सकता जब तक जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 21 कहता है सबको शुद्ध हवा देना, सबको शुद्ध पानी देना, सबको भोजन देना, ये बेसिक जो नीड है ये पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी है, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका जाएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि संविधान के शेड्यूल 7 में जहां काम का बंटवारा है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट है, उस कॉन्करेंट लिस्ट में इसका प्रोविजन है। हमने यही कहा है कि संविधान लगातार बदला गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदले जा चुके हैं, और जो हमारे ऑलरेडी संविधान में उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। सिमिलर मैटर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी वहां पे कमेटी बना दिया है, कुछ जजेस की, कुछ पॉलिटिशियंस की, कुछ IAS IPS की वहां पे कमेटी बन गई है, वो अब वहां अपना तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में। दूसरा, जो लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, ईरान में 1990 में लागू हो चुका था, चाइना में बहुत पहले से लागू हो चुका है। एक बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा दीपक जी, हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ 1949 में। 1949 में चीन आजाद हुआ और 1950 में उसने हम दो हमारे दो लागू कर दिया। उसके बाद भी देखा कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, 1977 में उसने हम दो हमारे एक कर दिया, फिर जाके 2015 में उसने फिर से हम दो हमारे दो किया, और उसने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने भी चीन के साथ 1950 में हम दो हमारे दो मजबूती के साथ लागू किया होता तो हमने भी लगभग 50-60 करोड़ बच्चे नहीं पैदा होने दिए होते। आज हमारी जनसंख्या 90 करोड़ के आसपास होती। 90 करोड़ होती तो कुपोषण नहीं होता, बेरोजगारी नहीं होती, गरीबी नहीं होती, ये जो छोटी छोटी जमीन और पानी के लिए लड़ाइयां हो रही ये नहीं होती है, जंगल इतने कम हो गए वो नहीं होता। ठीक है, सीधे चलता हूं अनुराग भदौरिया जी के पास। अनुराग भदौरिया जी, आपने पॉलिटिकल स्पीच तो बहुत दे दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बड़ा सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल। समाजवादी पार्टी की क्या राय है, क्या
जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए, हाँ या ना? क्या आप इस मांग के समर्थन में या मांग के विरोध में? देखिए, जब कोई कानून बनता है तो आपको अच्छी तरह पता है, कानून पे सभी लोग आपस में बैठते हैं, बैठ के उस पे बहस होती है, उसके बाद कानून बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मैंने कहा ना, सर भारतीय जनता की पार्टी की बात मत करिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप जितने आरोप लगाना चाहते थे आपने लगा दिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी चाहती है कानून बने या ना? मैंने बोला अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी की क्या राय है ये बोल दीजिए। हमने आज तक विचार नहीं किया इस पर, बोलिए ना क्या राय है समाजवादी पार्टी की? कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं कहना, हमारे आपके बोलने से टीवी डिबेट पे तो कानून बनता नहीं है। कानून तो उसके लिए बहस होगी, सभी लोग। अरे सर, टीवी डिबेट इसलिए होती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे को देश के सामने रख सके। आप बताइए समाजवादी पार्टी का इस मामले पर क्या एजेंडा है, बताइए। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सबसे ज्यादा विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हम 10, हमारे जगदीश, पता नहीं क्या क्या, याद होगा आपको। अरे फिर कहाँ चले गए अनुराग भाई? आप भी मौलाना साजिद रशीदी के भाई बनते जा रहे हैं छोटे। आम पूछो तो केला बोलते हैं, आम पूछो तो केला बोलते हैं। हो रही है यहाँ पे, सबकी बिजनेस खत्म हो चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। सर इसीलिए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, क्योंकि इतने मुंह को हम खिला नहीं सकते। मैं क्या आपको बेसिक 2 + 2 4 नहीं समझ आ रहा अनुराग भदौरिया? जिम्मेदारी बनती थी इस पे डिबेट कराना, बहस कराना, फिर कानून बनेगा। कानून तो डिबेट और बहस के बाद बनेगा ना पार्लियामेंट में। तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में? सर समाज में बहस हो तो कोई दिक्कत है? कहीं कानून में लिखा है भारत के संविधान में कि समाज में और टीवी स्टूडियो पर इस पर बहस ना हो? कहाँ लिखा है मुझे बता दीजिए, मैं अभी बंद कर देता हूँ बहस। कहाँ लिखा है अनुराग भदौरिया, बता दीजिए, मैं अभी बंद कर देता हूँ बहस। मध्य प्रदेश में उन्होंने कानून हटा दिया। मध्य प्रदेश में यही आपको याद होगा 2001 से 2005 तक था कि अगर जिससे 2 से ज्यादा बच्चे वहां पे जिला पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और 2005 के बाद यही भारतीय जनता पार्टी। आप जनेश्वर मिश्रा को मानते हो कि नहीं मानते हो? लोहिया जी, जनेश्वर जी कहते थे हम तो हमारे को होना चाहिए, आपको पता नहीं है क्या? अनुराग को डाइवर्ट करना चाहती है। अनुराग भदौरिया जी, मैं एक बात बताऊं, आप बहस नहीं करते ना, आप कोई लॉजिकल आर्गुमेंट करते हैं। आप एक रटा भाषण लिख कर आते हैं और उसको बिना रुके बोलते रहते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो लॉजिक। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, कानून बनना चाहिए हाँ या नहीं? जवाब दे दीजिए आप अपना। अगर सरकार की मंशा होगी, सरकार चाहेगी तो क्या नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ आपसे। अरे मैं आपकी पार्टी की राय जान रहा हूँ, बीजेपी की मंशा तो मैं जान होगा। समाजवादी पार्टी की क्या राय है इस पर? समाजवादी पार्टी की क्या राय है? ये तो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि समाजवादी पार्टी ब्रेकिंग न्यूज चलाता हूँ। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर खामोश है। मैं पूछता हूँ, सरकार क्यों नहीं बहस कराना चाहती इस पे? सर ये बहस समाज पे हम तो करा रहे हैं ना। क्यों नहीं सरकार ने बहस कराई इस पे? क्यों नहीं कराई? क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है। आप हमारा ध्यान डाइवर्ट करवाना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप अगली बार अनुराग भदौरिया साइकिल से संसद जाएंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। अनुराग भदौरिया जी, मेरी शुभकामनाएं आपको। आप साइकिल से संसद तक जाएं और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अखिलेश को भी धक्का दे दे, सीधे चलते हो स्वामी जी के पास। 99 बेरोजगार है, ये हालत है उत्तर प्रदेश की आज की डेट में। और देश की हालत ये है, हर गाँव में लोग बेरोजगार है। जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार ने वादा किया था हम आएंगे सबको रोजगार देंगे। कसम से अनुराग भाई, इसके बाद आपसे एक भी सवाल नहीं पूछूंगा। हाँ या ना बोल दो भैया। हाँ या नहीं बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डिबेट का विषय हाँ या ना कर दो ना। ये सरकार का विषय है, ये डिबेट का विषय है, पार्लियामेंट में बिल लेके आए ना। अरे पूरे देश का विषय है तो क्या समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है ये? अगर देश की कोई बात है तो वो समाजवादी पार्टी की नहीं है। समाजवादी पार्टी का ईरान, चाइना में अपनी सरकार चलाती है। दीपक भाई, होता है सर, हमारे आपके बैठ के टीवी में बैठने से तय नहीं होता है। दीपक भाई, लोहिया जी को मानते हैं कि नहीं मानते? सरकार अपनी। अरे लोहिया जी को आप मानते हो कि नहीं मानते? मैंने मतलब 30 साल के अपने पत्रकारिता करियर में पहली बार एक डिबेट के दौरान अपने सर पे हाथ रखा है। पहली बार एक डिबेट के दौरान अपने सर पे हाथ रखा है। सरकार ने आप तक बताया, सरकार क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर में करवाना चाहती? सरकार क्यों नहीं जवाब दाखिल करती? क्योंकि सरकार को करना कुछ नहीं है, वो सिर्फ इश्यू को, मैंने कहा ना, सबको छोड़ना है, अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, उसको कुछ नहीं देश का भला करना। अच्छा एक बात बताइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मोदी सरकार ने 370 हटाया, वादा किया था कई सालों से 370 हटाया, इसका जवाब दीजिए, हटाया कि नहीं हटाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, भारतीय जनता पार्टी अरे हटाया कि नहीं हटाया? इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? नासा में जाना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए? हाँ या ना? हटाया कि नहीं हटाया? मैं कहता है भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोलो हाँ या ना, दिया कि नहीं?
दिया, हाँ या ना बताइए, हाँ या ना? सवाल पूछना मेरा काम नहीं है, आप गोपाल श्रीवास्तव से गोपाल अग्रवाल जी से पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से खाते में आएंगे, बोलिए हाँ या ना? तब ना 15 लाख रुपए दिए खाते में, 2 करोड़ को रोजगार दिया। आज देश की हालत है 2 करोड़ तो 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के द्वारा रोजगार दिया। देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र में लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार दिया। मैं वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता डिबेट का। अनुराग जी मुझे पता है जनसंख्या पे कोई बात नहीं कहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी वोट बैंक की समस्या, आप नहीं बोलना चाहते, मैं नहीं शामिल करता आपको बहस में। स्वामी जी आप प्लीज अनुराग जी को ऑडियो नहीं, उनसे क्या पूछो क्या जवाब देते हैं वो। स्वामी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्यों लगता है कि ये परिस्थितियां जो है आज की हालात चलती रही तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी? इस पर आपका एनालिसिस क्या है? आपकी बहुत स्टडी भी है इस मसले पर। देखिए, एक आपको पूरी दुनिया का इतिहास देखना पड़ेगा दीपक जी। एक बार दुनिया में जिस देश की भी आबादी, मुस्लिम आबादी 30% आधिकारिक रूप से हो गई। देखिए, हम अपवाद नहीं हो सकते क्योंकि गणित में अपवाद नहीं होते। आप उस देश को देखेंगे कि अगले 50 सालों में वहां मुसलमानों ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, वहां दूसरी जातियों को खत्म कर दिया और वहां को सीरिया, अफगानिस्तान बना दिया। मैं ये नहीं चाहता कि भारत देश भी सीरिया और अफगानिस्तान बने। मैं ये नहीं चाहता कि यहां लोगों को जीवित रहने का भी अधिकार ना हो। मैं ये नहीं चाहता कि यहां हर आदमी से कल ये कह दिया जाए कि हर लड़की से कि तुम्हें बुर्का ही पहनना पड़ेगा और लड़कियों की यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे यहां गौरव और सम्मान से, जैसे हमारे पूर्वज रहे थे वैसे ही रहते रहें। हमें पूरे विश्व के इतिहास को देखना पड़ेगा, हमें नॉर्वे को देखना पड़ेगा, हमें स्वीडन को देखना पड़ेगा, हमें जर्मनी को देखना पड़ेगा, जहां आज इस तरह के बवाल हो रहे हैं। दीपक जी, हम कोई आज से नहीं, हम पिछले 1400 साल से इस्लाम के जिहाद के शिकार हैं और जब भी राज इनके हाथ में, राज किसी के भी हाथ में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस्लाम के जिहादियों के हाथ में राज नहीं जाना चाहिए। किसी भी दूसरे, सब लोग दुनिया में आज सहअस्तित्व में विश्वास करते हैं, लेकिन केवल इस्लाम के जिहादी हैं जो किसी भी कीमत पर सहअस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, मैं सीधे असीम वकार जी के पास चलता हूं। असीम वकार जी, आपका भी दल बड़ा दल है, AIM इतनी बड़ी संख्या की नुमाइंदगी करता है। आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनना चाहिए या नहीं? असीम वकार जी। नहीं, मैंने पहली बार जो आपसे पूछा था जब मेरी बात कट गई थी कि देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान तो रहते नहीं, कि खाली मुसलमान बैठकर बात कर लेंगे या मुसलमानों सवाल पूछेंगे या हिंदू कर लेंगे। आपने इस डिबेट में सरदार को बिठाया नहीं, किसी कोई क्रिश्चियन नहीं दिख रहा है, कोई बौद्ध नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने कभी आपत्ति नहीं की, चूंकि मुसलमान संगठनों, मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टियों ने आपत्ति की इसलिए बिठाया, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मानने को तैयार है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ना जैनियों को दिक्कत है, ना बौद्ध को दिक्कत है, ना ईसाई को दिक्कत है, ना क्रिश्चियन को दिक्कत है, ना पारसी को दिक्कत है। अगर आप सुनना ही चाहते हैं मोरे मुझसे, दिक्कत आप लोगों को है और आप जैसी पार्टियों को है। अच्छा, एक काम कीजिएगा, देखिए मैं तो वो जो बैठे हुए हैं गेरुआ कपड़ा पहले भी, इनसे जो गाली खिलवा रहे थे आप, तो आप तो बड़ा ठुड्डी पे हाथ लगा के सुन रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे बोल लेने दीजिएगा। देश जब आजाद हुआ 1950, क्या सच को आप गाली मानते हैं? 47 आप सच को गाली मानते हैं क्या? 47 में जब बंटवारा हुआ तो उस वक्त देश की आबादी कितनी थी और मुसलमान कितने थे और हिंदू कितने थे? मुसलमान कितने थे बताइए? 4 करोड़ 60 लाख और हिंदू थे 31 करोड़ जब देश आजाद हुआ। आज की आबादी सन 2020 की देख लीजिए, 96 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हिंदू भाई हैं। ये झूठे आंकड़े मौलाना कहां से गिनवा रहे हो आप? थोड़ा सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, चुपचाप सुनो। तुम्हारा स्टैंडर्ड में जानता हूं मेरे लाल, थोड़ा सा सुनो मेरे। नहीं, असल में आप लोगों को आंकड़े तो पता है नहीं, 60 लाख और आपको केवल झूठ बोलना है, सच तो ना सुनना है ना आपको बोलना है। सुनो, सुकून से सुनो, थोड़ा सा मेरी बात सुनो। 96 करोड़ 60 लाख हिंदू हैं आज और 17.5 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। लगभग 14.5% हम हैं। और आप अपना देख लीजिए कि हम 4.5 करोड़ 4 करोड़ 60 लाख से बढ़कर कितने बढ़े?
और आप 31 करोड़ से बढ़कर कितने बढ़े। तो ऐसा थोड़ी ना कि मुसलमान बहुत आबादी बढ़ा देता है या मुसलमान को कोई आप हमको कोई ऐतराज है। तो बहुत अच्छी बात है ना सर। कि आप जब अरे असीम वकार भाई, बहुत अच्छी बात है। तब तो आपको तुरंत इस कानून का समर्थन कर देना चाहिए। तब तो तुरंत आपको इस कानून का समर्थन करना चाहिए। चलिए मेरे साथ बोल दीजिए कि आबादी को नियंत्रण करने वाला कानून इस देश में बनना चाहिए, चाहे मुसलमानों हिंदुओं की आबादी खत्म करने के लिए। बनाइए आप कानून, बोलिए। अरे सुनिए सर, आप जैसे पत्रकारों से 1000 गुना काबिल है हम लोग। आप जैसे पत्रकारों से हम लोग गिनती करते नहीं आप लोगों की। आप मत करिए सर, मुझे फर्क भी पड़ता नहीं। मैं तो सम्मान के साथ आप बुला रहा हूँ। अगर आप बदतमीजी करते हैं तो मैं हटा देता हूँ। अगर जब मैं गिनती में ही नहीं हूँ तो बैठते क्यों मेरे चैनल पर? अब आप गिनती में होगा इसीलिए तो बैठ रहे हो ना। ये फ्रॉड आदमी है, इनके पास आंकड़े नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करेंगे। आ गया, आपने बुलाया, मैं आ गया। तो बताइए ना, जब गिनती में नहीं रखते हैं तो। नहीं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अब आप भी मिलते लगे जा रहे तो मैं क्या करूँ सर? ना 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 ना, ये देखिए असीम वकार जी, ये देश हर किसी की हैसियत जानता है, हर किसी को औकात जानता है। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। नहीं, आप खोल दीजिए मुंह, खोलिए मुंह, खोलिए मुंह, खोलिए। मेरी 30 साल की पत्रकारिता इस देश ने भी देखी है और हर उस मुश्किल जगह से देखी है जहां से यह देश देखना चाहता था। जरा YouTube पे मेरा इतिहास पढ़ लीजिएगा और असीम वकार को हटाइए। आज के बाद मेरे चैनल पे कमेटी बैठेगा, हटाइए इसको। मेरी पिद्दी पार्टी और पिद्दी का शोरबा। भावेश, सीधे में चलता हूं। भावेश कुमार पांडे बस्ती से मेरे साथ जुड़ गए हैं। भावेश जी बताइए, आपका क्या मानना है? क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए? मुझे तो यह नहीं समझ में आता है कि सबसे पहले कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सिर्फ एक शब्द में बात होनी चाहिए कि हाँ, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हैं। यही एक बात ही होनी चाहिए। लोगों को अपने पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर के और एक दूसरे के आंकड़े गिनाने से फुर्सत ही नहीं है। एक दूसरे को आपको बता दिया कि आप बचपन से मैंने आपको देखता आया हूं कि आप किस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जितने जो देश के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करेगा, जो देश की शिक्षा के बारे में चिंता करेगा, जो देश में युवाओं के रोजगार के बारे में चिंता करेगा, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ होगा। जो देश के साथ होगा वही, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ होगा वही देश के साथ होगा। आज देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की अति आवश्यकता है। चाहे एडमिशंस को ले लीजिए, अस्पताल में भर्तियों को ले लीजिए, चाहे बीमार लोगों को देख लीजिए। आज कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई और कितनी आसान हो गई होती अगर ये जनसंख्या हमारी और थोड़ी कम होती। 130 करोड़ पर पहुंचने के बावजूद भी आज हमारे बीच में हम एक मत नहीं हो पा रहे हैं कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आज देश की आवश्यकता है। और हम सभी लोगों को इसके लिए एक स्वर में बोलना चाहिए कि हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। ठीक है, एक क्विक कमेंट में चाहूंगा मौलाना साजिद रशीदी से। मौलाना साजिद रशीदी, अगर एक परिवार 10,000 रुपए महीने में कमाता है, एक परिवार 2 बच्चे हैं, और अगर उसकी जगह उसके 10 बच्चे हो तो क्या 10 बच्चों का भरण पोषण वो ठीक से कर सकता है? हाँ या नहीं, बता दीजिए। 2 की जगह 10 बच्चे हो तो क्या 10,000 रुपए में? देखिए, अभी उपाध्याय ने एक बात कही जो बहुत, सुनिए, उपाध्याय जी ने एक बहुत आपत्तिजनक बात कही कि हम 60 करोड़ बच्चों मेरे को सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। माफ कीजिएगा मौलाना, नहीं आने दे सकते थे। आप उनको ये इतनी आपत्तिजनक बात है। जाना है, मेरे सवाल का जवाब इतनी आपत्तिजनक बात है। मैं आपको वक्त दूंगा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपके चैनल पर बैठकर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, आप उनको रोकते नहीं है। बच्चों को मारना कितनी बुरी बात है। आप उनको लालन पोषण नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं लालन पोषण। हमारा मानना यह है कि खुदा बच्चे पैदा करता है, इंसान पैदा करता है और वही उनको खिलाता है। आप कौन है भाई? अरे आप कौन है भाई? आप कौन है खिलाने वाले किसी को? आप कौन है किसी को देने वाले? आप कहे मार दिया होता, आप बच्चों को नहीं आने दिया होता, ये भाषा कहां? ये आपको इसलिए तो मिर्ची लग रही है कि बच्चों को नहीं लाया जाता, बच्चों को मार दिया होता, आज नहीं होता। 90 करोड़ हो गए, हमारे रोजगार इतने होते। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कितने रोजगार देगी सरकार ने? अरे सरकार सिर्फ कानून ला रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, इस मांग वाली याचिका पर सुनवाई लगातार चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पर औपचारिक आर्गुमेंट की शुरुआत करेगा। इस बीच हम देश से यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश में कोविड जैसे हालात हैं, एक अनार 100 बीमार है क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों न बने। इसी पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण गोयल जी हैं, हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, मेरे साथ यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी हैं जो कि एक हिंदू धर्म गुरु हैं और उनकी बहुत अच्छी स्टडी है जनसंख्या नियंत्रण के मामले में और विश्व की डेमोग्राफी कैसे बदली इसके मामले में भी। थोड़ी देर में हम इरफा जान जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉ की विद्यार्थी हैं और बहुत ही कन्विंसिंग के साथ अपने आर्गुमेंट्स रखती हैं। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले सीधे चलता हूं अभिनव श्रीवास्तव के पास। मेरे दर्शक कानपुर से जुड़ गए हैं। अभिनव, आपसे जानना चाहता हूं, क्या कानून की जरूरत महसूस होती है आपको, खासतौर पर अब जब कोविड आ गया है, जब हमको पता है कि किस तरह से एक अनार 100 बीमार वाली हालत है? जी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बिल्कुल बनाना चाहिए। हमारा देश में 1951 से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए गए हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है कि जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, जनसंख्या नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। आप वर्तमान में देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोरोना संक्रमण देश में फैला हुआ है और अधिक जनसंख्या होने की वजह से ही इसका संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में कई पार्टियां हैं, कई राजनेता हैं, हर बार कानून आता है, कोई भी कानून होता है तो उसके विरोध में कई लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सबको साथ में आके जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाना चाहिए। ठीक है, सीधे चलता हूं मैं महाराज जी के पास। महाराज जी, मौलाना साजिद रशीदी जी के पूरे आर्गुमेंट आपने सुने, फिर मैं गोपाल अग्रवाल जी को लूंगा और साथ ही साथ अश्विनी उपाध्याय जी को। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मौलाना साजिद रशीदी साहब क्यों अड़ंगा लगाना चाहते हैं इस कानून में? आपका क्या विश्लेषण है? मौलाना साहब को दिखाइएगा साथ में। देखिए, मौलाना रशीदी जी का जो ये खुदा है, जो वो कह रहे हैं कि सबको खाने के लिए खुदा देता है, मैं भी मानता हूं कि भगवान देता है, लेकिन भगवान किसी को निमित्त बनाता है। और आपने जो दीपक जी बिल्कुल बात उठाई थी कि 10,000 रुपए हैं, 2 बच्चे अच्छी तरह पलेंगे या 10 बच्चे अच्छी तरह पलेंगे, उसमें इनका मौलाना जी का ये है कि ये तो अपने यहाँ कम बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन भाई ये तो हमसे पूछो ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा भाई साहब, ये हमसे पूछो, 5 साल के बच्चे, ये आप थोड़ा ही बताएंगे। अरे मौलाना साहब, आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए उनको। मौलाना जी चुप। अरे ये तो हमसे पूछो जिनके बच्चे हैं, आप थोड़े बताएंगे कि बच्चों का लालन पोषण कैसे होगा। हम बताएंगे ना सर, हम बताएंगे जिसके बच्चे हैं। आप कहां से बचाएंगे? आपको तो पता ही नहीं घर कैसे चलता है, आपको तो पता ही नहीं घर कैसे चलता है, बच्चे कैसे पैदा, आपको पता नहीं है ना। हम बताएंगे इसको, सड़क पर फेंक देते हैं भाई साहब, हम बताएंगे इसको। मजदूरी करने के लिए, डकैत। अरे मेरे भाई, हम बताएंगे इसको। आपसे कोई खाने के लिए मांगने के लिए नहीं आता। बता सकते हो भाई? आपकी जो पीड़ा है वो मुसलमान है, आपकी पीड़ा जनसंख्या नहीं, आपकी पीड़ा मुसलमान है। आपने बोल भी दिया, साफ लफ्जों में आपने बोल दिया कि आपकी पीड़ा मुसलमान है। आपके अंदर जितना जहर है मुसलमान की तरफ से, आपको तो पंडित जी कहते हुए मुझे शर्म आती है। इतना जहर पंडित के अंदर नहीं हो सकता, इतना जहर धर्मगुरु के अंदर नहीं हो सकता। आप धर्मगुरु नहीं है, आप तो विश्व गुरु हैं, आप विश्व गुरु हैं, आपके अंदर तो जहर ही जहर है। चलिए, आपकी एक धर्मगुरु की बात सुनाता हूं। मौलाना साजिद रशीदी, आपने कहा ना धर्मगुरु के अंदर जहर नहीं हो सकता। आपको एक धर्मगुरु की बात सुनाता हूं, रुक जाइए, डिबेट से थोड़ा अलग हटेंगे, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी को फ्रेम में रखो और जाकिर नाइक की वो बाइट निकालो जो मैंने आपको दी थी। मौलाना साहब धर्मगुरु है ना, जहर उगल रहे हैं, धर्मगुरु के मन में जहर नहीं होता, लेकिन मुसलमानों के तथाकथित धर्मगुरुओं के मन में कितना जहर होता है? आप जब तैयार होगा मुझे बताइएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है मेरे पास, वो भी ब्रेकिंग न्यूज के बाद में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, चुमार में चीन ने आज फिर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की, ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन क्या जाकिर नाइक का बाइट हमारे पास रेडी है? ठीक है, सुनिए मौलाना साजिद रशीदी, इसके बाद मैं चाइना पर जाऊंगा। मौलाना साजिद रशीदी, धर्मगुरु के मन में कोई जहर नहीं होता, सुनिए क्या कह रहे हैं आपके प्रिय जाकिर नाइक। Do you know that we Muslims, alhamdulillah, according to the official statistics of the Indian government, more than 10 years back, it says that Muslims are 14.2%. And a few years back, they said that we are more than 200 million Muslims in India. And I'm aware that they are not counting many Muslims in Assam and many parts of India. Actually, according to me, the Muslims will be close to 250 to 300 million in India.
the actual figure. The government suppresses the figure. Officially, Indonesia is considered as a country which has the maximum number of Muslims, about 240 million Muslims. But according to me, number one in the world, the country which has maximum number of Muslims, it is India. ठीक है, मैं अब इस बहस को रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। फिर कभी इस बहस को करेंगे। गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा है जुड़ी हुई है, इरफा भी जुड़ी हुई है। 3 दिन में चीनी घुसपैठ की तीसरी कोशिश नाकाम। चुमहर इलाके में आज PLNA की घुसपैठ की कोशिश, 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुसपैठ की कोशिश हुई। भारतीय सेना को देखकर भागी शी जिनपिंग की फौज। तो 28 और 29 की रात की दरमियान हुआ और उसके बाद कल रात में भी 3 दिन में चीनी घुसपैठ की तीसरी कोशिश नाकाम हुई है। कल रात, उससे पहली वाली रात और उससे पहली वाली रात। सीधे चलता हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। मैं चाहता हूं एक डिफेंस एक्सपर्ट का फोन भी अगर आप मुझे लेकर दे सकते हैं तो लेकर दे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इसका सॉल्यूशन क्या? विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर ये बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। चीन के लिए भारत के पास क्या जवाब है? बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर गोपाल जी आप क्या बोलेंगे? देखिए, चीन के लिए जो बॉर्डर पे हो रहा है, 3 लेवल पे हम लोग चीन के लिए इसके साथ काम कर रहे हैं। एक तो जो बॉर्डर पे है लद्दाख और उसके आसपास के जो एरियाज हैं, उस पे हमारी तीनों सेनाएं मुस्तैदी से वहां पे एयरफोर्स और जो आर्मी है वह पूरी तरह से चीन को काउंटर करने के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़े हो रहे हैं। और सरकार का है जो उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि ग्राउंड लेवल पे जो आपको लगे और भारत की अखंडता संप्रभुता को रक्षा करने के लिए जो भी लगे, आप पूरी तरह से खुली छूट है। तो एक तो आर्मी को और एयरफोर्स को वहां पे छूट है। दूसरा, जो आर्मी की प्रिपेयर्डनेस है, चाहे राफेल को लेना या डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदना, वो सरकार पूरी तरह से उसकी तैयारी कई वर्षों से कर रही है और वह भी काफी तेजी से चल रही है। तीसरा, वहां पे जो है बॉर्डर के लिए जो रोड्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एयरपोर्ट्स बनाना, ब्रिजेस बनाना है, उसमें पिछले 7 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। जो पिछले 30 साल से 62 और उसके बाद से पूरी तरह से बंद था और चीन अपनी तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह क्रिएट कर रहा था। हम लोगों ने उसको बहुत तेजी से काम किया और आगे भी तेजी से काम कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक लेवल के लिए आपको रोकूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कवर करते हैं, मधुरेंद्र, वो जुड़ गए। सीधे मधुरेंद्र, क्यों हुआ ऐसा और क्यों बार बार रिपीटेड ऑफेंसिव हरकतें कर रहा है चाइना? क्या एनालिसिस है मधुरेंद्र इस पूरे मसले पर आपका? देखिए, चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, हम जान रहे हैं, लेकिन जो 28 और 29 के रात की घटना हुई उससे चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और इसीलिए 31 तारीख को भी उसने अटेम्प्ट किया और पेंगोंग के इलाके में जब अटेम्प्ट फेल कर गया तो उसने अब एक नया इलाका चुना और ये चुमार का इलाका है। खासतौर पे अक्रॉस द बॉर्डर जो है चेपुजी कैंप है जो चीन की साइड में है और वहां से 7 से 8 लगभग बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जो है एक हाफ पलटन उसकी मूव करी और जिसे लोकेट करने के बाद जो इंडियन फोर्सेज है और उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को इस मोड में तैनात कर लिया कि अगर और आगे बढ़े तो फायर शुरू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति को देखते हुए फिर चीनी वापस लौटे और फिर एक तरह से कह सकते हैं कि एक और ट्रांसग्रेशन जो है वो फेल हुआ चीन का। ठीक है, सीधे मधुरेंद्र जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जनरल बख्शी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों कर रहा है बार बार चीन ऐसा और आपके हिसाब से अब भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि 5 महीने हमने शांति का हर प्रयास कर लिया। ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बातचीत, डेव कमांडर लेवल पे बातचीत, कोर कमांडर लेवल पे बातचीत, डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, बातचीत करते करते हमारे तो मुंह ढीले हो गए साहब। लेकिन चीन का रवैया वही का वही है, साफ उससे जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं आपको छेड़ता रहेगा। अब मेरा कहना ये है कि कब, कहां और कैसे चीन हमको तंग करेगा, नए नए इलाकों में छेड़खानी करेगा, ये चीन की ही चॉइस क्यों होनी चाहिए? सारा इनिशिएटिव क्यों चीन के हाथों हम दे रहे हैं? क्यों हम केवल रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हमने यहाँ रोक दिया, वहां रोक दिया, वहां रोक दिया, ढाल ढाल ढाल। अब तलवार भी इस्तेमाल करने का समय आ गया है और जो पहले तलवार इस्तेमाल करेगा एडवांटेज इसको रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं और मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमको अब सख्त एक्शन लेना चाहिए जिससे चीन को भारी धक्का लगे और उसको समझ आ जाए कि ये कोई मजाक नहीं, ये कोई तमाशा नहीं,
कि आप जब चाहे यहाँ दादागिरी करते फिरो, और वो युद्ध में परिवर्तित नहीं होगी कि दूसरे इतना भयभीत है चीन की ताकत से कि वो डर के मारे कुछ नहीं करेंगे, थूका चाट लेंगे। ये बकवास। मैं एक बात और समझना चाहता हूं जनरल बख्शी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सैन्य प्रिपरेशन की जरूरत तो होती है, जो हमारी भारतीय सेना की हमेशा से होती है। अप टू द मार्क भारतीय सेना मानी जाती है और बहुत विश्व में इसकी प्रतिष्ठा है। ऐसे समय जब चाइना पर आरोप लगा हो कि कोविड-19 उसने फैलाया, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हो वुहान वायरस, इसके अलावा जब दुनिया के जितने भी अल्टरनेट देख लें आप, अन्य देशों के फॉर्मेशन देख लें, पाकिस्तान के अलावा चाइना के साथ कोई नहीं है। क्या ये भारत के पास सबसे बेहतर परिस्थिति है कि अब चीन के साथ एक लड़ाई लड़ ली जाए, जिसमें यह भी तय हो जाए कि दबदबा इस इलाके में किसका रहेगा, किसके पास ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट है, कितने लोग ज्यादा खड़े हो सकते हैं भारत के साथ? मैं साफ बात कह रहा हूं कि आपको इससे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय समीकरण नहीं मिल सकता। अमेरिका आपके साथ, जापान आपके साथ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, पूरा यूरोप, इजराइल, रूस और यहाँ तक आपके पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल, वियतनाम शामिल, आपका फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि, ये सब आपके साथ है। ताइवान आपके साथ है। पाकिस्तान जो कि बिका हुआ है चीन को, अब बिकाऊ हो गया है, औरतें भी सप्लाई करने लग गया है चीनियों के लिए, दलाली पे आ गया है। और एक उसने नया मोहरा पकड़ा है, चीन की जो एम्बेसडर साहिबा है, अपने चाम से उन्होंने वहां पे ओली साहब को पकड़ लिया है, एक ग्रेट योद्धा ओली जो चीन की तरफ है। ये दोनों देश बेवकूफी कर रहे हैं और उनको रियलाइज हो रहा है कि चीन अलग थलग पड़ गया है। पूरी दुनिया को उसने कोविड फैलाई है, इसमें शक क्या है? पूरी दुनिया उससे कुपित और खफा है। ठीक है। दुनिया देख रही कि कौन देश हिम्मत दिखाएगा चीन की दादागिरी को टेक ऑन करने फ्रंटली, और भारत को ये करना चाहिए। हम सक्षम है, हम युवा पीढ़ी। ठीक है, सीधे चलता हूँ इरफा से, क्विक कमेंट लेता हूँ। इरफा, अफसोस हमको विषय से सॉरी, इरफा का फोन कट गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जिस हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे, उस पर देश का मूड क्या है। देश क्या कहता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्रॉपर व्यापक कानून केंद्र स्तर पर बनना चाहिए। इस पर देश की क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट में इस पर बातचीत चल रही है। हाँ कहते हैं 93% लोग और नहीं कहते हैं 7% लोग। तो आप देख सकते हैं देश का 90% से, बहुमत से बहुत ज्यादा लोग ये मानते हैं कि जी हाँ, एक अनार 100 बीमार की गिरफ्तारी को रोकने के लिए हमको देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए।